किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारी हिस्ट्री कक्षा 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है। तो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट, एमपीटेट, एटेट, यूपीटेट, जिसका भी जो मेन सब्जेक्ट है तो सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है। और जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और टाइम बाय टाइम आप क्लास ले सको। तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैप्टर हैं बहुत लेंदी यानी बड़े बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर। हमने पहले पढ़ा था जो कंपनी के बारे में, हमारे भारत का जो भी, तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज पढ़ना है हमें किसके बारे में? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी जो ब्रिटिश शासन थे ना, यानी कंपनी आई थी जो हमारे भारत में, तो पहले चला रही थी वो शासकों पर शासन, यानी नवाब बनना चाह रही थी, शासकों का हर चीज़ हड़पना चाह रही थी। फिर उनके जरिए धीरे धीरे वो ग्रामीण क्षेत्रों पे आ गए। पहले शहरों पर थे, फिर धीरे धीरे अब ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने पर आ चुके वो लोग। तो हमने 1 चैप्टर और 2 पढ़ लिया, 3 पर आ चुके हैं हम। तो जिसमें जैसे अब हमें लेंदी चैप्टर हैं तो कम से कम आधा आधा करके चैप्टर हम ख़त्म करेंगे और अच्छे से पूरा पढ़ना है हमें, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेते हैं और समरी टाइप में क्वेश्चन आने लगे आजकल। या अगर तुम्हें समरी याद होगी, कहानी सी याद होगी, तो आप उसके थ्रू क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा पाओगे। इसलिए आपको समरी के तहत अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए चाहे पार्ट को डिवाइड करके क्यों ना पढ़ाना पड़े, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा पढ़ाना बहुत ज़रूरी है चैप्टर। हिस्ट्री थोड़ी लेंदी ही रहती है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव है जो मुगल बादशाह से उन्होंने बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ग्रहण किया था। तो ये है हमारी दीवानी। इस प्रकार से वो इधर होंगे रॉबर्ट क्लाइव, ये रहे रॉबर्ट क्लाइव, ये रहे कौन? मुगल बादशाह। तो इनसे उन्होंने, मुगल बादशाह से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या दीवानी ग्रहण कर रहे हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव बादशाह, इन्होंने दीवानी ग्रहण करते हुए ये चित्र दिखाया गया है। फिर कंपनी दीवान बन गई। क्या बन गई? कंपनी दीवान बन गई। तो जैसे कि इसमें पूरा दिया गया है किसके बारे में? नील की खेती हुई थी, जो भारत में सबसे ज़्यादा उपज होती थी नील की खेती की। तो उसके बारे में दिया गया है कि कंपनी है नील की खेती को अपने ब्रिटिश देश में ले जाने की खपत करती थी, यानी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों को मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी थी। यह घटना जो जब मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था, मैंने नहीं अभी ऊपर बताया कि जब मुगल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव को दीवान ग्रहण कर दिया, यानी दीवान बना दिया। तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव को तंबू में घटी होगी। यह घटना है, मतलब ज़्यादा लोगों में नहीं, पर कम लोगों में। और यह घटना रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में ही घटी हुई थी। फिर दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों में मुख्य शासक बन गई। और अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बहुत खर्चे को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। और व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी थी ना, जो विदेशी कंपनियां थी, जैसे कि ब्रिटिश कंपनी, तो वो दीवान तो बन गई, ठीक है, उन्हें ग्रहण कर लिया दीवान अपने आप को मुगल बादशाह के द्वारा। और वो चाहती थी कि जो यहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्हों से वो नील की खेती करवाए, यानी उन्हों से उपज पाए, वो खेती करवा के कई तरीक़ों से। पर जो नील की खेती होती है, आपको पता ही होगा, नहीं हो तो, नील की खेती से सारे खेत अब बंजर हो जाते हैं। अगर नील की खेती बुक चुकी तो उसमें दोबारा कुछ फसल नहीं बच सकते, क्योंकि वो बंजर हो जाते हैं। इसलिए तो वो ये करवाना चाह रहे थे ब्रिटिश लोग, क्योंकि उन्हें फ़ायदा होता था। नील की खेती उनके लिए बहुत उपयोग थी, उनके देश के लिए। तो समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी से साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में
पहले शासन चला चुके थे और उसे यह डर था कि जो शासन चला चुके उनसे डर के रहना होगा, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ रोक ना दे जो हम करवाना चाह रहे हैं। तो जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन जो लोग से डर रहे थे उनको नियंत्रण तो कर सकते थे क्योंकि वो पहले शासन कर चुके थे कभी कभार, पर उन्हें शांत तो कर सकते, पर उन्हें ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं। तो शांत करके ही ग्रामीणों से अपना काम बना लिया जाए, यह चाह थी उनकी। तो कंपनी की आमदनी, फिर देखते हैं कंपनी की आमदनी कैसे शुरू हुई। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। ये इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में अब कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था और 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो कंपनी क्या करती थी, सोना ला के बेचती थी और इन चीज़ों को, जैसे एक रेशमी कपड़े और सूती के रेशमी कपड़े, ये पसंद आते थे उन लोगों को यहाँ के, तो ये खरीदती थी। अब उनके पास इतना यहाँ हो गया था जिससे यहीं के पैसों से खरीद लिया करती थी कंपनी। फिर जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही और कारीगर गाँव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। तो देखो इस प्रकार से ये रही कंपनी, ये रही क्या, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में। देखो यहाँ पर जैसे कि ये लोग बेच रहे हैं और ये लोग नाव, जो तालाब है, नाव से लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ पर से सूती वस्त्र और ये खरीदने वाले, मतलब बाजार है, एक तरफ से बाजार में बेचा जाता था। तो 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे पेपर में आ जाते हैं कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद कब सुला दिया, तो 1770 में सुला दिया। और कहाँ के लोगों को, बंगाल के 1 करोड़ लोगों को। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी खत्म हो चुकी थी और खेती में सुधार की करने की जरूरत थी आगे। और ये रहे हमारे कौन, चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि कॉर्नवालिस कौन था। पहली बात तो चार्ल्स कॉर्नवालिस वो था जिसके समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऐसे पेपर में ये और पूछा जाता कि स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू किया गया था, तो वो चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद करके रखें। तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर दो दशकों तक बहस चली और आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जागीरदारों के रूप में मान्यता दी और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। उन्होंने अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जीवन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था और उन्हें क्या लगता था, क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। और समस्या क्या थी कि मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। जो स्थायी बंदोबस्त था उसने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि
अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भी भारी परेशानी होने लगी थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। क्या करती थी कि अगर वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनों को राजस्व चुकाने के लिए ज़मीनों को छीन लिया जाता था। तो उन्हें डर लगने लगा, तो इस प्रकार से लोग भागने लगे इन चीज़ों से। फिर 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा उठाना था, क्योंकि आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब तक जमींदार ज़मीन देकर लगान वसूल लेंगे तो उन्हें तो फ़ायदा ही दिखेगा ना। उन्हें कहाँ दिखेगा कि ज़मीन की सुधार है या नहीं इसमें। तो जैसे कि महल कैसे कहते हैं, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। उसको महल कहा जाता था। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को वह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ऐसे होता था इन सबके साथ। ये बहुत ख़राब होता था किसानों के साथ कि उन्हें पुश्तैनी ज़मीनें थी उन्हें बेचना पड़ता था अगर वो कर नहीं दे पाते थे। तो एक नई व्यवस्था के अनुसार 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त के द्वारा बदलाव लाना जरूरी है। कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। किसने नई व्यवस्था तैयार की? तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव दौरा किया और ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। ये सब किसके अनुसार किया? तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने ये सब करवाया था। गांव के एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह को महाल कहते हैं। मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि महाल किसे कहा जाता था। तो एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर ग्राम या समूह को महाल कहते थे, जिससे वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? महालबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। जो ग्राम समूह इसको महाल कहा जाता था, तो महाल के अनुसार इसको क्या नाम दिया गया? तो इस सारी व्यवस्था को जमींदार मुखिया इन सबकी व्यवस्था को महालबारी बंदोबस्त कहा गया। क्या? महालबारी बंदोबस्त। अब देखते हैं मुनरो। तो ये रहे कौन हमारे? ये है हमारे कौन? तो ये हमारे कौन है? होल्ट मैकेंजी। ये है होल्ट मैकेंजी। फिर पढ़ेंगे हम मुनरो व्यवस्था के बारे में। तो मुनरो व्यवस्था है ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी यह बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और
कहाँ किया जाने लगा, जो दक्षिण एरियाएं हैं भारत के, दक्षिणी इलाकों में है भारत के, वहाँ भी नई व्यवस्था विकसित होने लगी। उसे क्या कहते, नई व्यवस्था को रैयतवार, रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। ऊपर की व्यवस्था को दिया गया था, उत्तर की व्यवस्था को दिया गया था क्या, तो महालवाली, और नीचे यानी दक्षिण की व्यवस्था को दिया गया क्या, रैयतवाड़ी। तो यह नाम ऊपर वाली व्यवस्था को महालवाड़ी किसने दिया था, होल्ट मैकेंजी ने दिया था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया था किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने नाम दिया था। तो टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई। किसके द्वारा, टॉमस मुनरो ने इसको क्या विकसित कर दिया, नाम दिया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने, रीड ने यानी, और फिर ये व्यवस्था लागू कर दी किसने, टॉमस मुनरो ने। तो रीड और मुनरो दोनों, रीड ने जैसे नाम दिया फिर मुनरो ने लागू कर दी। तो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे राजस्व से, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं, आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि जिसने विकसित करी थी वो, मतलब लागू करी थी मुनरो ने, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो उसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। मुनरो का मानना कि देखो पेपर में ऐसे ही स्टेटमेंट दिए जाते हैं, फिर उस सभी का पूरा हल निकाल के क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें लिखा रहता है कि महालवाड़ी किसे कहते हैं। तो महालवाड़ी, आपको वो पूरा स्टेटमेंट क्या पता दिया जाए, स्टेटमेंट तो आपको पता ही है कि ग्रामीण गाँवों इन सबों को मतलब मिला के पूरा महालवाड़ी कहा जाता था। और जैसे मुनरो कहीं आ जाए कि रैयतवाड़ी किसे कहा जाता था, तो आपको पता ही है कि दक्षिण में जो विकसित हुई थी रैयतवाड़ी, उसको कहा जाता था, जो रीड एवं मुनरो ने चालू करी थी। और मुनरो चाहता था यानी मानता था कि अंग्रेज पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए अंग्रेजों को, ये भी मानता था। सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर नई व्यवस्था लागू होगी, रैयतवाड़ी महालवाड़ी और नई, तो नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई पड़ने लगी। और जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गाँव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान पड़ गए थे और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो आगे देखते हैं, यूरोप के लिए फसलें। तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से यही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। कब, ये अच्छे से याद करना कि कब जोर लगाया था, अफीम और नील की खेती के लिए। तो 18वीं सदी से आखिर तब कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे थे। किसानों को ये मजबूर कर रहे थे कि ये करो। बंगाल में पटसन, बंगाल में कौन कौन सी, तो बंगाल में पटसन, असम में चाय, बंगाल में पटसन की खेती, असम में चाय की, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। इस प्रकार से आप नोट भी कर सकते हो। बहुत अच्छी क्लासेस आ रही हैं आप सभी के लिए। तो ये क्योंकि आ जाते हैं पेपर में, पूछ लिया जाता था कि 18वीं शताब्दी में कौन सी फसल कहाँ उगाई जा रही थी, तो ये भी पूछ लिया जाता था। और देखो ये देख सकते हो आप, ये रहा क्या, ये कलमकारी छापा 20वीं सदी में भारत का, ये है किस, कहाँ का, भारत का एक कलमकारी छापा जो 20वीं सदी में छापा था, छपवा कलमकारी, ये हमारे भारत में छपता होगा 20वीं सदी में। और मारिस कॉटन छापा, यानी मारिस कॉटन छापा कहा जाता है इसको, जो 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड की छपाई, ये भारत की छपाई, जो कि बता ही दिया कि कलमकारी छापे हैं जो भारत में छापे गए थे, कलमकारी भारत में छापे गए थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि
जो भारत में छापे गए थे वो बुनकरों द्वारा छापे गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भारत में कलमकारी छापा छपवाए गए थे तो वो बुनकरों द्वारा छपवाए गए थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन में छापे गए थे, ब्रिटेन में मॉरिस कॉटन छापा छापे गए थे। तो ये किसके द्वारा छापे गए थे? तो विलियम मॉरिस द्वारा ब्रिटेन में छापे गए थे। और फूल वाले छापे छापे गए थे, जो दोनों छापों में एक बात समान है, जिसमें नीले रंग का, गहरे नीले रंग दोनों में एक जैसा दिख रहा है, ये दोनों में समान है, वो इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नीला कहा जाना है, इसे आमतौर पर नीला कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया था? तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो इन छापों में आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, वह नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। जो नीला रंग दिखाई दे रहा, वो नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाली नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत था नील वाला, उस समय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत था नील का। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। तो भारतीय नील की मांग क्यों थी? देखते हैं कितना रह गया। चैप्टर अगर लंबा है तो अगली क्लास में करवा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लेंदी पड़ जाती है क्लासेस। देखते हैं अब हमारा कहाँ से, तो नील की खेती कैसे होती थी, नील की खेती के बारे में पूरा कल पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यहाँ से कल पढ़ देंगे, लेकिन आज यहाँ करवा देते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी, तो देखते हैं। तो नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ उगता था? तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। जो हमारे उष्णकटिबंधीय इलाके हैं उनमें उगता था। और इसमें कितने 20वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े में रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। आप अच्छे से आप सुन तो रहे होंगे, अगर आपको कुछ इधर बैठ दिख नहीं रहे तो आप सुन तो रहे होंगे, तो सुनते ही रहिए कम से कम। तो उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग के बनाने के लिए बड़े नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। और बोर्ड नामक, यानी कौन पौधे पर? बड़े नहीं, बोर्ड नामक एक पेड़ पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। किसने? परेशान होकर, जो यूरोप के बोर्ड उत्पादकों से परेशान होकर सरकार ने यह दावा डाला था कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। फिर मगर कपड़े को रंगने वाले जो वहाँ की सरकार थी यूरोप की, उसने मना तो किया कि जो यहाँ से नील का रंग जा रहा था इस पेड़ों पर, इसका पाबंद लगा दें कि मत आए नील। लेकिन मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे वहाँ के लोग, क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था नील से, क्योंकि इस यहाँ के नील के रंग से बहुत चमकदार कपड़े हो जाते थे। जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग, जो बोर्ड से रंग मिलता था यूरोप के, तो मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, वो दिखता ही नहीं था अच्छे से। और 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर दिया। और ऊपर एक 17 सदी बताई थी, वो 17वीं थी, 20वीं नहीं थी, वो 17वीं सदी थी। उसके लिए यही मैंने बता दिया, क्योंकि कहीं भी कोई पॉइंट अगर वो हो जाता मैं तुरंत बता देती हूँ, वो आपको अच्छे से ही, मुझे भी नहीं दिखा होगा। तो वो 17वीं सदी थी। केरबी बियाई द्वीप समूह स्थित तट, डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश और लोग नील की खेती करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे, क्योंकि नील बहुत पूरे देश में छा गई थी, क्योंकि अच्छा चमकदार कलर था उसका। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बहुत बढ़ गई थी और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था।
तो ये ऐसे एग्जाम में आ जाती हैं कि 18वीं सदी तक भारतीय में नील की मांग बढ़ गई थी या नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में आते ना तो आप उसका जवाब दे सकते हो। और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। अब नील की मांग बढ़ी। उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई और 1783 में 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। तो यह नील का पूरा इतना पार्ट था। अब आगे हम कल करेंगे इसकी क्लास, क्योंकि पूरी चैप्टर लेंदी हो जाएगा, फिर 1 घंटा की क्लास हो जाएगी, उसमें आपको बोरिंग टाइप की होने लगेगी। अब अगर बांट के आप क्लासेस करोगे ना, और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर देख ले, कक्षा 6 की 7 की सारी हिस्ट्री NCERT हो चुकी है। अब हम कल पढ़ेंगे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही, अभी से तैयारी कर दीजिए अपनी चालू, तभी तो आपका कोई भी टेट एग्जाम हो निकल पाएगा। और अपना सब्जेक्ट जो है उस सभी के लिए NCERT मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।